नमस्कार, मैं कुलदीप कुमार भारती है, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान। अभी संभावित है कि कुछ ही समय में आरपीएससी द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पदों की जो भर्ती है वो जारी की जाने वाली है और संख्या भी इस बार अच्छी आ रही है। उम्मीद है पूर्णतः जल्दी शायद ये भर्ती की विज्ञप्ति जो है वो जारी कर दी जाएगी। तो राजनीति विज्ञान विषय के संबंध में कौन सी पुस्तकें महत्वपूर्ण है, क्या रणनीति होनी चाहिए और विशेषकर मेरी क्या रणनीति थी इस सफलता में, वो मैं आप सभी से साझा कर रहा हूँ। पुस्तक सूची पे पाठ्यक्रम के संबंध में क्या रणनीति है वो सभी आपसे साझा की जाएगी। वैसे तो इस बारे में सभी साथियों के अनुभव जो है वो अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है कुछ साथियों के अनुभव अलग रहे होंगे, लेकिन मेरे जो व्यक्तिगत अनुभव है, मैंने किन पाठ्य पुस्तकों का अध्ययन किया। वैसे तो बहुत सी पुस्तकें सजेस्ट की जाती है, एक पुस्तकों का ढेर लग जाता है अगर सजेस्ट से चलें तो, लेकिन मेरे द्वारा जिन पुस्तकों का अध्ययन किया गया मैं आपसे वही साझा कर रहा हूँ। रणनीति जो मेरे द्वारा अपनाई गई मैं वही साझा कर रहा हूँ। प्रत्येक व्यक्ति की रणनीति पृथक हो सकती है, अलग अलग हो सकती है और सफलता के लिए रास्ते बहुत से हो सकते हैं। लक्ष्य प्राप्त करना हमारा उद्देश्य है। मेरा जो रास्ता था वो मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। दूसरी बात, पुस्तकों की सूची कोई अंतिम नहीं होती और अधिक पुस्तकें इकट्ठी करने की भी आवश्यकता नहीं है। आज एक समस्या है हमारे सामने कि सामग्री हमारे पास बहुत है, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, रिसोर्सेज का चयन करना और उस पर टिके रहना ज़्यादा मुश्किल है। तो आप रिसोर्सेज सीमित चुनें, उसे बेहतर तरीके से पढ़ें, पढ़ने के बाद में फिर उसमें और चीज़ें ऐड करते जाए। जब तक आप सिलेबस को पूर्ण नहीं कर लें, एक बार आपके पास में जो रिसोर्सेज है, जो अच्छे रिसोर्सेज उपलब्ध हैं, उन्हें जब तक आप पूरे नहीं कर लें तब तक आप अनावश्यक ढेर न लगाएं। सबसे पहले यदि पूछा जाता है तो यही चर्चा आती है कि बताइए पुस्तक कौन सी है। तो पुस्तक से ज़्यादा महत्वपूर्ण है आरंभिक काम करना। जो आपके पास में पुस्तकें हैं उन्हें शुरू करें, बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं उन्हें क्लियर करें, आप ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मेरी क्या रणनीति थी, इसी पे बात करते हैं। सबसे पहली बात, सिलेबस के संबंध में मेरी रणनीति। मैंने सिलेबस को ये खुद ही टाइप करके इस प्रकार से तैयार किया था। इसमें क्या है कि मैं दोनों पेपर जो है उनको एक साथ तैयार कर रहा था। दोनों पेपर के एक सिर्फ विचारक वाला पोर्शन यदि हम देखें तो इसमें अंतर है। उसके बाद में 2 नंबर से लेकर 5 नंबर तक दोनों पोर्शन जो है वो साथ तैयार किए जा सकते हैं, आपस में गुंथे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। तो आप उन्हें एक साथ ही तैयार करें। यह सिलेबस जो मेरे द्वारा तैयार किया गया है, इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। इन दोनों को एक साथ तैयार करें। आप टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं इस सिलेबस को। तो इसे आप दोनों को एक साथ लेके तैयार करें, ज़्यादा बेटर रहेगा। सबसे पहले 2 पेपर आते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में। बेसिक जो साथी पहली बार एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए कुल 3 पेपर रहते हैं इसके, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ये 2 पेपर आपके सब्जेक्ट के रहते हैं और ये तीसरा पेपर जो है वो सभी सब्जेक्ट्स के लिए कॉमन रहता है, जिसके अंदर राजस्थान का पोर्शन आता है। ये जो 2 पेपर सब्जेक्ट के है, फर्स्ट और सेकंड पेपर, ये प्रत्येक पेपर 75 मार्क्स का रहता है और इसमें कुल 150 क्वेश्चंस आते हैं। इसी प्रकार सेकंड पेपर 75 मार्क्स का रहता है और इसमें कुल 150 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो कुल मिला के ये हो गए 150 अंकों के। थर्ड पेपर आपका रहता है 50 मार्क्स का और इसमें आपको मिलेंगे 100 अंक। ये जो सभी के लिए कॉमन है। कुल मिला के ये रहता है, जो लिखित का हमारा एग्जाम है वो होगा 200 अंकों का। इसमें प्लस 25 अंकों का साक्षात्कार, अर्थात फाइनल जो मेरिट बनेगी वो मिलेगी 225 अंकों पे। तो 75 मार्क्स के 150 क्वेश्चंस के 2 पेपर आपके होने वाले हैं। तृतीय पेपर आपका राजस्थान से संबंधित रहेगा।
तो आज हम बात कर रहे हैं इन दोनों के राजनीति विज्ञान विषय के बारे में, रणनीति की। इस पे मैं अलग से एक वीडियो जारी करूंगा। इसे हल्के में न लें आप, इसे आप बिल्कुल भी हल्के में न लें। अपना समय इसके साथ में इसे प्रतिदिन दे, ये बात मैं अभी कह रहा हूँ आपको। हालांकि इसकी तैयारी के संबंध में कौन सी पुस्तकें अच्छी है वो मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पे एक बात मैं आपसे साझा कर लूँ कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर है। उदाहरण के तौर पे मैं क्योंकि आरएस परीक्षा की तैयारी पहले से कर रहा था, पिछला मेंस भी मैंने दिया था, इस बार भी मैं आरएस में क्वालिफाई हूँ इंटरव्यू के लिए। कहने का आशय कि मेरा ये पोर्शन अच्छा था। राजस्थान की इकोनॉमिक्स अच्छी थी, हिस्ट्री कल्चर अच्छा था, भूगोल अच्छा था और इस पे मेरी ठीक पकड़ थी। तो यहाँ पे अगर आप एक दो क्वेश्चन कम भी कर पाते हैं तो यहाँ पे उसे आप बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसे आप बिल्कुल हल्के में न लें। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है पढ़ने का तरीका। आप रिसोर्सेज के पीछे न भाग के पढ़ने के तरीके में चेंज लाए। ये बात भी इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आरएस की परीक्षा के दौरान मेरे में कम से कम मैंने ये सुधार किया था कि क्या पढ़ा जाए और क्या छोड़ा जाए। अनावश्यक नोट्स के पीछे नहीं भागा जाना चाहिए, ये चीज़ें मैंने सीखी थी। तो पढ़ने के तरीके में परिवर्तन लाके आप सिलेक्शन ले सकते हैं आराम से। मेरा ये प्रथम प्रयास था असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, लेकिन आरएस की तैयारी में एक तो सभी सब्जेक्ट्स का ठीक ठाक अनुभव था और पढ़ने के तरीके में, रिसोर्सेस में आरपीएससी कहाँ से क्वेश्चन उठाती है, किन चीज़ों को तैयार किया जाए, ये रणनीति यदि बेहतर हो तो सफलता प्राप्त करना ज़्यादा आसान हो जाता है और आप एक सही डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं। आप कितने घंटे पढ़ते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, रिसोर्सेस आपके पास में अच्छे हैं, आप कैसे पढ़ते हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप रणनीति बेहतर नहीं उठाएं। कुछ साथी ऐसे हैं जो पहले से सेवाओं में होंगे, राज्य की सेवा में कार्यरत होंगे। कुछ साथी ऐसे हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पाते, तो वो भी आराम से इसे कवर कर सकते हैं। सिलेबस बड़ा दिखेगा लेकिन वो सभी के लिए बड़ा है, उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपकी रणनीति बेहतर हो, रिसोर्सेज पढ़ने का तरीका बेहतर हो तो आप आराम से कवर कर सकते हैं इसे। तो 75 मार्क्स के ये दोनों पेपर हैं हमारे प्रत्येक सब्जेक्ट में। राजनीति विज्ञान विषय में बात करते हैं कौन सी रिसोर्सेस आपके लिए ठीक रहेंगे और मैंने कौन से रिसोर्सेस काम में लिए वो मैं आपसे साझा कर रहा हूं। तो इसका जो फर्स्ट पेपर है उसका पहला पोर्शन है भारतीय राजनीतिक विचारक, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर। इसके संबंध में जो मैंने रिसोर्सेज काम में लिया वो थी भारतीय राजनीतिक विचारक के नाम से पुस्तक आती है पुखराज जैन साहब की, जो यूनिवर्सिटी के सिलेबस में भी लग रही है। सफिशिएंट है क्या? सबसे बड़ा दिमाग में क्वेश्चन यही रहता है। मैं तैयारी कर रहा था तो मेरे भी यही था, सफिशिएंट है क्या ये एक बुक? मेरा ये मानना है कि आप पहली बार में बहुत ज़्यादा किताबें एक साथ इकट्ठी न करें, और मैं तो अंतिम तक कह रहा हूँ कि ये सफिशिएंट है। ये पुस्तक अपने आप में सफिशिएंट है। सिर्फ कुछ चीज़ें हो सकती है जो आपको इससे बाहर देखनी पड़े, जैसे ये नए जोड़े गए हैं, कुछ पोर्शन जो या विचारक जो है जो नए जोड़े गए हैं, जैसे ये जयप्रकाश नारायण जी मिल जाएंगे, राम मनोहर लोहिया जी और अंबेडकर जी पे आप थोड़ा सा रिसर्च कर सकते हैं गूगल से। उनकी बुक्स के बारे में, उनकी थ्योरीज के बारे में ऐसे ही क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, या किसी विचारक ने कोई विशेष टर्म्स दिया हो, कौटिल्य मनु के संबंध में जैसे उनके द्वारा कुछ टर्म्स दिए गए हों विशेष, जो शब्दावली उनके द्वारा प्रयुक्त की जाती है, उन पे क्वेश्चन आते हैं। एक इसका जो ये पोर्शन है बौद्ध और जैन धर्म में अहिंसा की परंपराएं, ये आपको इस पुस्तक में नहीं मिलेगा, लेकिन यदि आप इसे थोड़ी सी मेहनत करें, गूगल पे मेहनत करें या रिसोर्सेस में जाएं तो ये आराम से मिल जाएगा। और एक भारतीय राजनीतिक विचारक की पुस्तक भी है, वो भी मैं टेलीग्राम पे आपको शेयर कर दूंगा, उसमें भी आपको इस पे मिल जाएगा। दूसरी बात, इसमें बहुत ज़्यादा पजल होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास में अन्य कोई भी हिस्ट्री का रिसोर्सेस है तो उसमें भी जैन और बौद्ध धर्म की अहिंसा की परंपरा से संबंधित जो भी टॉपिक है उसका आप अध्ययन कर लें, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो आराम से हो जाएगा वहाँ से। दूसरा, ये मध्यकालीन भारत में राज्य की प्रकृति, जियाउद्दीन बर्नी और अबुल फजल, ये भी आपको इस पुस्तक में नहीं मिलेगा, लेकिन ये भी आप तैयार कर सकते हो हिस्ट्री की बुक से आराम से। एक दिन अगर आप निकाल के 1 घंटा उसके नोट्स तैयार कर लेते हो, जियाउद्दीन बर्नी की राज्य के बारे में क्या थे, उसके टर्म्स क्या थे, कोई पुस्तक उसके द्वारा लिखी गई थी, राज्य के संबंध में, नागरिकों के संबंध में कोई पुस्तक लिखी गई और कोई स्पेशल टर्म्स, ये 4 बातें डायमेंशन में आप नोट कर लें, आराम से हो जाएगा। इसके अलावा ये सारे आपको मिल जाएंगे। कमला देवी चट्टोपाध्याय के लिए भी आपको थोड़ा रिसर्च
करना पड़ेगा। बाकी चीज़ें भारतीय राजनीति विचारक पुखराज जैन में मिल जाएगी। अब ये चीज़ें मैंने अलग से जो बताई है उसको लेकर आप ये मत घबराएं कि कोई बड़ी ऐसी पुस्तक के पीछे भागें जिसमें सारा कुछ मिल जाए, तो ऐसी गलती मत करें, ये आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा इस पोर्शन की जो ये पुस्तक है डॉक्टर लक्ष्मी नारायण बेनीवाल सर की जो बुक है उसके अंदर आपको ये चीज़ें कवर हो जाएगी, ये भी सफिशिएंट है अपने आप में। तो आप इसके लिए ज़्यादा इधर उधर मत भागें कि इस रिसोर्सेज को पूरा किया जाए। जो रिसोर्स आपके पास उपलब्ध है इसमें इनमें से क्वेश्चन आने की संभावनाएं ज़्यादा हैं, तो इनको आप अच्छे से कवर करें। पश्चिमी राजनीतिक विचारक, एक तो प्रमुख राजनीतिक चिंतक भारतीय एवं पाश्चात्य के नाम से डॉक्टर लक्ष्मी नारायण बेनीवाल सर की पुस्तक आती है। अच्छे मैटर दिया गया है, जो इसका दार्शनिक दृष्टिकोण है वो भी अच्छा दिया गया, फैक्चुअल भी अच्छे दिए गए हैं, समझ भी आप इससे ठीक सकते हैं। यदि आपको थोड़ी बहुत कहीं दिक्कत आती है तो गाबा सर की पुस्तक से आप जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ी क्लियर कर सकते हैं। बाकी ये पुस्तक अपने आप में सफिशिएंट है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात इस पुस्तक की ये है कि इन्होंने सभी विचारकों को कवर किया है, क्योंकि ये पुस्तक उनके द्वारा तैयार भी इसी दृष्टिकोण से की गई है, असिस्टेंट प्रोफेसर के दृष्टिकोण से, तो ये आप जरूर लें। प्रमुख राजनीतिक चिंतन डॉक्टर लक्ष्मी नारायण बेनीवाल सर की पुस्तक। इसके अलावा पाश्चात्य राजनीतिक विचारक सुब्रतो मुखर्जी एवं सुशीला रामास्वामी, पहले आप इसका ही अध्ययन करें। इसके अध्ययन के बाद में आप सुब्रतो मुखर्जी और सुशीला रामास्वामी की जो पुस्तक है उनमें से जो एक्स्ट्रा फैक्ट आपको मिलते हैं उन्हें आप इनके साथ में ऐड कर सकते हैं। और पहली बार में ये कोशिश गलती मत करिएगा आप कि इन दोनों पुस्तकों को एक साथ उठाएं और मैं कोशिश करता हूं कि दोनों के नोट्स बना के लिख लूं एक साथ फिर नोट्स पढ़ूं, बिल्कुल ऐसी गलती मत करिएगा। आप इस पुस्तक को पढ़ें, ठीक से पढ़ें, पूरे पोर्शन को कवर करें। जब आपकी एक ठीक बेसिक समझ बन जाए तो उसके बाद में आप दूसरी पुस्तक उठाएं, फिर आपको छांटने की ज़रूरत नहीं रहेगी। जो चीज़ें इसमें कवर नहीं हो रही है अपने आप आ जाएगी। आप इसी पुस्तक में भी ऐड कर सकते हैं या किसी अलग जगह ऐड कर सकते हैं, वो सफिशिएंट हो जाएगा आपके लिए, सब ये पर्याप्त है। इसमें जॉन रॉल्स और रॉबर्ट नोजिक, इनको अच्छे से करें, निश्चित रूप से यहाँ से क्वेश्चन आने ही आने, नए टॉपिक है और इनमें टर्म्स काफ़ी हैं, इनको आप समझने का प्रयास करें, निश्चित रूप से आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे। इन दोनों पेपरों का सिर्फ ये ही पोर्शन है जो आपको अलग अलग तैयार करना है। आगे के चारों पोर्शन जो है वो आपको एक साथ ही तैयार करने हैं, ये ध्यान रखें आप, ये आपको अलग अलग तैयार करना है। दोनों पेपर के सेकंड टॉपिक किससे जुड़े हुए हैं? सिद्धांतों से जुड़े हुए हैं, थ्योरी के पोर्शन से जुड़े हुए हैं। फर्स्ट पेपर के अंदर राजनीतिक अवधारणाएं और विचारधाराएं, राज्य के परिप्रेक्ष्य, आदर्शवादी, उदारवादी, मार्क्सवादी, उत्तर उपनिवेशी, आश्रित, सबल्टर्न हो गए, संप्रभुता, शक्ति प्राधिकार, वैधता हो गए, और इसके अलावा लोकतंत्र की अवधारणा हो गई। और इसमें जो कुछ नए टॉपिक हैं वो आपको हैं ये वाले, सहभागी और विमर्शी लोकतंत्र, और एक नागरिकता की अवधारणा पे कुछ नए टर्म्स मिलेंगे आपको, और न्याय की अवधारणा पे जब आप पढ़ेंगे तो रॉबर्ट नोजिक के बारे में, इससे पहले जो दो विचारक जिनकी हम चर्चा कर चुके हैं पिछले पोर्शन में, जॉन रॉल्स और रॉबर्ट नोजिक, ये यहाँ से जुड़े हुए हैं, तो इनके बारे में कुछ टर्म्स है विशेष रूप से आप देखें, यहाँ से क्वेश्चन की संभावनाएं पर्याप्त रहेगी। दूसरा पोर्शन सेकंड पेपर का राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति, आवश्यकता, इसके प्रमुख प्रसंग, पतन और पुनरुत्थान, डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, एंड उसके बाद में उसका पुनरुत्थान, व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद, तथ्य मूल्य, द्वैधिभाव। व्यवस्था उपागम, संरचनात्मक, प्रकार्यात्मक उपागम आपको हर जगह मिल जाएगा। समूह सिद्धांत, अभिजन, तार्किक चयन सिद्धांत, राष्ट्रवाद, यूरोपीय, एक ही है राष्ट्रवाद वाला, और इसके बाद में नारीवाद और उत्तर आधुनिकतावाद, पोस्ट मॉडर्निज्म। क्यों मैंने अंडरलाइन की मैं बात बताता हूँ। पुस्तक आप एक तो उठाएं, राजनीतिक विज्ञान विश्वकोश ओपी गाबा, निश्चित रूप से आप ये पुस्तक तो लें ही, केवल राजनीतिक सिद्धांत के पोर्शन के लिए नहीं, जहाँ भी आपको कुछ ऐसी चीज़ों जो आपको कहीं भी नहीं मिल रही है निश्चित रूप से आपको लगभग इसमें मिल जाएगी। और दूसरी, इसकी भाषा बहुत ही सरल है, आप उसे ठीक से समझ भी सकते हैं। या कुछ ऐसा पोर्शन हो जो आपको किसी पुस्तक में समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसकी हेल्प लें। तो राजनीतिक विज्ञान विश्वकोश तो मेरा तो ये मानना है कि 100% आप इसे लें ही, ये आपके पास में होनी चाहिए बुक। इसमें आपके सभी डायमेंशन जो राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित है वो आपको मिल जाएंगे लगभग, या राजनीतिक विज्ञान से संबंधित लगभग सभी दृष्टिकोण, सभी विचार इसमें आपको मिलेंगे। दूसरी, समकालीन राजनीतिक सिद्धांत, नरेश दादीज सर की पुस्तक आती है। थोड़ी सी लैंग्वेज इसकी टिपिकल है, लेकिन आपको इसमें एक तो ये नारीवाद
और एक उत्तर आधुनिकतावाद, ये नागरिकता वाला टॉपिक, ये न्याय वाला टॉपिक, ये लोकतंत्र का टॉपिक और कुछ अन्य बातें, ये इसमें आपको मिल जाएगी समकालीन राजनीतिक सिद्धांत की। दोनों पेपर को आप एक साथ तैयार करें। एक बात ध्यान दें कि हमारा उद्देश्य है क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना और उन्हें सही करना। वो इस पेपर में आए या इस पेपर में आए, हमें उससे मतलब नहीं है। आप इन दोनों पेपर को एक साथ पढ़ते हो तो कॉन्सेप्ट बनता है आपके दिमाग में, और दूसरी बात आपका सिलेबस जो है वो एक साथ निकल जाता है। हमें इनको डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है। अगर यहाँ से कोई चीज़ इसके साथ में जुड़ी हुई है तो आप उसका अध्ययन करें, एक साथ ही करें, क्योंकि ये दोनों चीज़ें जुड़ी हुई है। तो आप इनका एक साथ ही अध्ययन करें और एक साथ ही लेके चलें इनको। जो चीज़ें जुड़ी हुई है उनका साथ में, जैसे आप ये पुस्तक पढ़ रहे हैं, इसमें आपको नागरिकता का टॉपिक भी मिलेगा, तो नागरिकता का टॉपिक आप एक साथ कर सकते हैं। तो इन दोनों को एक साथ तैयार करें। हमारा उद्देश्य है क्वेश्चन सही करना, वो चाहे फर्स्ट पेपर में आए सेकंड में आए, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, तीसरी पुस्तक राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय, ये राजीव भार्गव सर की पुस्तक है। ये भी आप ले सकते हैं। ये तीनों पुस्तकें मेरे द्वारा ली गई थी, मैंने ये तीनों पुस्तकें ही अध्ययन की थी। राजनीतिक विज्ञान विश्व को समकालीन राजनीतिक सिद्धांत, नरेश दादीस। हालांकि नरेश दादीस सर की अभी एक और पुस्तक आ चुकी है नई बाजार में, ये राजनीतिक सिद्धांत और विचारधाराओं के नाम से आई है, अवधारणाओं के नाम से आई है, तो आप उसे भी ले सकते हैं। उसमें भी दिया गया, इनके टर्म्स ठीक दिए गए। और राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय राजीव भार्गव। अब इसमें एक क्वेश्चन ये भी रहता है कि क्या इनको एक साथ ही पढ़ें, क्या पूरी पुस्तक को पढ़ें, क्या पहले कौन सी पुस्तक उठाएं। आपको पुस्तक के पीछे किसी के भी पीछे नहीं भागना है, आपको सिलेबस उठाना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है। सबसे पहले आदर्शवादी राज्य क्या है, आपको जहाँ भी मिलता है आप पढ़िए, एक पुस्तक से पढ़िए, आप यहाँ से उठाइए, इन दोनों में से किसी एक से। अगर आप बिल्कुल ही शून्य से शुरू कर रहे हैं, पहली बार शुरू कर रहे हैं, तो ओपी गाबा सर से शुरू कीजिए। अगर आपके पास में थोड़ी बहुत पहले से समझ है तो आप राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय राजीव भार्गव सर से शुरू कीजिए। दोनों में से एक पुस्तक से कीजिए और इन टॉपिक्स के अनुसार आप चलते जाएं। जो टॉपिक्स नहीं मिल रहे हैं उन्हें अलग से अंडरलाइन कर लें, वो आपको नरेश दादीज सर की पुस्तक में मिल जाएंगे। और एक ये जो है तथ्य मूल्य द्वैधी भाव, इसके संबंध में आपको नोट्स का सहारा लेना पड़ेगा। नोट्स आपको आराम से मिल जाएंगे इसके लिए। नेक्स्ट, तीसरा पोर्शन दोनों पेपर का, तुलनात्मक राजनीति एवं सरकारें। किसके संदर्भ में? विशेष संदर्भ में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और कनाडा। सीधी सी बात है, इन 500 देशों के संविधान और वहां की सरकारें। संविधान, संविधान के प्रकार, सिद्धांत और व्यवहार में संविधानवाद। इन संविधानों को, इन देशों की जो व्यवस्थाएं बताई गई है, वहां के संविधान और वहां की सरकारें, इनको कंपैरिजन करते हुए क्वेश्चन आएंगे। ये हमें ध्यान रखना है, अनावश्यक कहीं नहीं जाएं, सिर्फ इन्हीं के संबंध में अपना दृष्टिकोण रखें। अगर आप संविधान के प्रकार भी पढ़ रहे हैं तो बुक्स में चाहे कौन से दिए हो, आपको संविधान और संविधान के प्रकार इन्हीं को कंपेयर करके हुए चलना है। जैसे संविधान का दृष्टिकोण एकात्मक है या संघात्मक है, हमें अन्य व्यवस्थाओं से मतलब नहीं है, हमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और कनाडा से ही मतलब रखना है। सिद्धांत और व्यवहार में संविधानवाद, व्यवहार में संविधानवाद कहाँ दिख रहा है, सिद्धांत में कहाँ दिख रहा है, इन्हीं के संदर्भ में हमें देखना है। हमें संविधानवाद की परिभाषा और उसके अलग दृष्टिकोण में ज़्यादा न घुस के इनके संदर्भ में उसका अध्ययन करना है। सरकार का वर्गीकरण, लोकतंत्र और तानाशाही, इन्हीं के संदर्भ में पढ़ना है। एकात्मक, संघीय, संसदीय और अध्यक्षात्मक, वहाँ पे जैसे संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन में है तो वहाँ की संसदीय शासन प्रणाली की प्रकृति कैसी है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अमेरिका में है तो उसकी प्रकृति कैसी है, इन सभी का इन्हीं के दृष्टिकोण के अनुसार अध्ययन करना है। सरकार के अंग हो गए राजनीतिक दलों के सिद्धांत, राजनीतिक दलों के प्रकार, दबाव समूह और हित समूह। तो तुलनात्मक राजनीति के संबंध में सबसे पहली पुस्तक आप उठाएं, प्रमुख राज व्यवस्थाएं, पुखराज जैन सर की पुस्तक आती है। यूनिवर्सिटी के सिलेबस में लगने वाली पुस्तक है, बेसिक पुस्तक है, लैंग्वेज बहुत अच्छी है। इन 5 देशों के संविधान में सिर्फ आपको ये कनाडा का संविधान नहीं मिलेगा। कनाडा के संविधान के लिए अलग से आपको नोट्स मैं भी शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, मिल जाएंगे। ज़्यादा उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं है, जितने क्वेश्चन आएंगे उतना मटेरियल आराम से मिल जाएगा आपको। तो पुखराज जैन सर की पुस्तक उठाएं आप, इसमें से ये सारे तैयार करें। सबसे पहले आप यहीं जाएं, बेसिक्स के लिए आप इन 4 देशों के संविधान को अध्ययन करें। वहाँ पे राज्य क्या है, संविधान क्या है, सरकार का किस प्रकार से, व्यवहार में किस प्रकार से, और आपको कुछ न कुछ ये इनके बारे में भी मिल जाएगा। राजनीतिक दलों के प्रकार, कार्य, दबाव समूह और हित समूह। बाकी आपको ये जो सीपी गैना सर की पुस्तक है, तुलनात्मक राजनीतिक संस्थाएं, इसमें इससे संबंधित कोई मैटर नहीं है, लेकिन राजनीतिक दलों के प्रकार, दबाव समूह और हित समूह, इसके अलावा जब आप
सीबी गैना सर की भी एक कंपेरेटिव पुस्तक आ रही है, तुलनात्मक राजनीति और तुलनात्मक संस्थाएं, पहले अलग अलग आती थी, तो आप तुलनात्मक राजनीति और तुलनात्मक संस्थाएं जो एक साथ आ रही है वो पुस्तक ले सकते हैं। तो तुलनात्मक संस्थाएं जब आप इसमें पढ़ेंगे तो ये लोकतंत्र, एकात्मक संघात्मक शासन, राजनीतिक दलों के प्रकार वगैरह ये सब भी आपको मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ भी वही बात ध्यान रखें, हमें ये दबाव समूह, हित समूह, राजनीतिक दल सब किसके संदर्भ में पढ़ते हैं, पढ़ने केवल इन देशों के संदर्भ में। यदि दबाव समूह का राजनीतिक दलों का प्रकार यहाँ पे बताया जा रहा है तो हमें तुलना करनी है किससे, इन 5 देशों के सरकारों से, संविधानों से। हमें ज़्यादा इसी पे फोकस रखना है, क्वेश्चन आपके इसी से आएंगे। दूसरा, तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण, संस्थावाद, नव संस्थावाद, राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक विकास, राजनीतिक सामाजिकरण। इसके संदर्भ में आपको संस्थावाद और नव संस्थावाद ये टॉपिक नरेश दादीज सर की पुस्तक जो पीछे उठाई, इसीलिए मैंने कहा कि आप चीज़ों को कंपेयर एक साथ करके पढ़ें। हमें इससे मतलब नहीं है कि वो कहाँ आ रहा है, आप चीज़ों को एक साथ पढ़ते जाएं। संस्थावाद, नव संस्थावाद वहाँ मिल जाएगा। राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक विकास, समाजीकरण सीबी गैना सर की पुस्तक में भी है। तुलनात्मक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में राज्य, पूंजीवादी समाजवादी अर्थव्यवस्था और उन्नत औद्योगिक विकासशील समाजों में राज्य की परिवर्तनशील प्रकृति। ये जो पूंजीवादी समाजवादी अर्थव्यवस्थाएं वगैरह ये आपको जो ओपी गाबा सर की पुस्तक है उसमें मिल जाएंगे। नौकरशाही, लोकनीति नहीं मिलेगा। सुशासन और लोकतांत्रिक शासन, नागरिक समाज, इसके लिए आपको कोटा ओपन यूनिवर्सिटी या इग्नू के जो नोट्स है वहाँ से आप मैटर उठा सकते हो। नौकरशाही आपको इसमें भी मिल जाएगी। उपनिवेशवाद और उपनिवेशवाद, विकास एवं अल्प विकास, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ये जो वैश्वीकरण वाले ये टॉपिक है वो नरेश दादीज सर की पुस्तक में मिल जाएंगे। विकास और अल्प विकास के लिए आपको अन्य मैटर का या नोट्स का सारा लेना पड़ेगा। क्रांति और प्रतिरोध, लोकतंत्रीकरण, नवीन सामाजिक आंदोलन, समकालीन समाजों में परिवर्तन, इसके लिए भी आपको नोट्स पे जाना पड़ेगा। लेकिन इसका जो दृष्टिकोण है वो आपको यहीं से मिलेगा। इन दोनों के लिए ये पुस्तकें पर्याप्त है, पूर्णतः पर्याप्त है। मेरे द्वारा इन्हीं का अध्ययन किया गया था। ये जो कुछ मैटर बच रहे हैं इसको लेके आप पैनिक न हो कि ये मिल रहा है नहीं मिल रहा है, क्या समस्या है। ये चीज़ें आपको आराम से मिल जाएगी। थोड़ी सी यदि हम मेहनत करें, गूगल से भी मिल सकती है, अन्य रिसोर्सेज से भी मिल सकती है, नोट्स भी मिल जाएंगे। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी इन्हें शेयर कर दूंगा। भारतीय संविधान और संस्थाएं और भारत में राजनीतिक प्रक्रियाएं और गतिशीलता। भारतीय संविधान और संस्थाओं के लिए सबसे उपयुक्त बेयर एक्ट। बेयर एक्ट लें आप, बाईलैंग्वेज लें बेयर एक्ट, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चनों की प्रकृति हो रही है ना इस भारतीय संविधान वाले से, इसमें से इंग्लिश के जो टर्म्स है वो देखने ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि शब्द पूछे जाते हैं, कुछ टर्म्स पूछे जाते हैं, तो आप यहाँ से पढ़ें। हमारा संविधान सुभाष कश्यप सर की, इसमें खाली फैक्ट दिए गए हैं, इसमें अवधारणा दी गई है संविधान की। तो संविधान की बेहतर समझ के लिए हमारा संविधान सुभाष कश्यप सर की छोटी पुस्तक है, आप इसका जरूर अध्ययन करें। ये आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे, बेयर एक्ट से और हमारा संविधान से। इसमें एक राज्य कार्यपालिका वाला पोर्शन आपको यहाँ नहीं मिलेगा, बेयर एक्ट में मिल जाएगा वैसे राज्य वाला, लेकिन राजस्थान के विशेष संदर्भ में यदि आप इसे देखना चाहें तीसरे पेपर के हिसाब से, तो उसके लिए आप या तो पनोरमा वाली गाइड है उसमें से मिल जाएगा कुछ, और दूसरा कोटा ओपन यूनिवर्सिटी के कुछ पेजेज हैं जिससे एक अवधारणा बनती है राज्य राजनीति के बारे में, वो मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, वो आप मदद ले लें। लेकिन इस पेपर में जो है वो राज्य का जो दृष्टिकोण है वो राजस्थान के संदर्भ में नहीं, संविधान के संदर्भ में है, तो ये आपको बेयर एक्ट में मिल जाएगा। फिर बचता है पीछे राजनीतिक प्रक्रिया वाला पोर्शन, ये वाला, भारत में राजनीतिक प्रक्रियाएं और गतिशीलता, और इसके अलावा कुछ विचारक इसमें नीचे दिए गए हैं, जैसे ग्रेनविल ऑस्टिन, मॉरिस जोन्स, रुडोल्फ और रुडोल्फ, रजनी कोठारी, सीपी बाम्बरी, अमर्त्य सेन, और इसके अलावा महत्वपूर्ण राजस्थान की राजनीति। ये जो है राजनीतिक प्रक्रिया वाला जो मुद्दा है उसके लिए एक पुस्तक में आपको ये नहीं मिलेगा कहीं भी, और न ही आप एक पुस्तक के पीछे भागने की कोशिश करें कि मैं एक ऐसी पुस्तक खरीद लूँ जिसमें ये सब चीज़ें मिल जाए। इसमें आपको कुछ न कुछ नोट्स का सहारा लेना पड़ेगा। इसके अलावा वैसे तो एक पुस्तक आती है भारतीय राजनीति के नाम से, वो मैं शेयर कर दूंगा आपको टेलीग्राम चैनल पे, उसमें आपको कुछ मिल जाएगा ये चीज़ें, लेकिन उसके जो क्योंकि कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ ज़्यादा आ रहे हैं तो कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ के लिए आपको कुछ सर्च करना पड़ेगा, कुछ नोट्स देखने मिल पड़ेंगे। तो इसके संबंध में जैसे निर्वाचन सुधार है, तो निर्वाचन सुधार वर्तमान में क्या हो रहे हैं, निर्वाचन के क्षेत्र में क्या सुधार हो रहे हैं,
निर्वाचन आयोग द्वारा कुछ किया गया है क्या। इसके अलावा जैसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा हालिया निर्णय दिया गया था निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति को लेकर के एक समिति बनाया जाए, तो ऐसी चीज़ें जो कंटेम्प्रेरी चीज़ें हैं उनको आप ज़रूर शामिल करें। उनको शामिल करने के लिए आपको कुछ करंट से देखना पड़ेगा। मतदान व्यवहार की प्रकृति है जो वर्तमान में किस प्रकार से परिवर्तित हो रही है, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल वर्तमान में कैसे परिवर्तन हुआ है। जैसे अभी राष्ट्रीय राजनीतिक दलों में से कुछ दलों की मान्यता समाप्त कर दी गई है, आप नई पार्टी के रूप में उभर के आए हैं, तो ये आपको किसी बुक में देखने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको कंटेम्प्रेरी जो इश्यूज़ हैं उन पे अगर आप ध्यान रखें, करंट इश्यूज़ पे पकड़ रखें, तो ये आराम से मिल जाएगा। और कुछ नोट्स जो है वो इन मौके पे आपको मिल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती उसमें। ग्रेनविल, ऑस्टिन, मॉरिस जोन्स, रुडोल्फ और रुडोल्फ, रजनी कोठारी, सीपी बामरी, अमर्त्य सेन, इनके संबंध में मैंने जो किया था वो गूगल किया था। गूगल करके ऑथेंटिक जगह से मैंने इनके बारे में रिसोर्सेज पता कर लिया। दो ही चीज़ें ध्यान में रखनी है, एक तो इनके द्वारा कुछ विशेष टर्म्स दिए गए हों, और दूसरा यदि इनके द्वारा कोई पुस्तक लिखी गई हो, कोई दृष्टिकोण, कोई विचारिकी, किसी सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया हो, तो वो हमें नोट करनी है। उसी से ज़्यादातर क्वेश्चन आ रहे हैं। तीसरा, राजस्थान की राजनीति, राजस्थान का गठन, राजस्थान में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के विभिन्न चरण, राजस्थान में दलीय राजनीति के निर्धारक और राजस्थान में जन आंदोलन। मैं स्टार इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि ये आपके थर्ड पेपर में भी आएगा। दूसरी बात, पिछले बार के प्रश्नों की प्रकृति देखें तो इसमें से क्वेश्चन जो है वो काफ़ी गुड आ रहे हैं, उनका नेचर जो है वो काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसके लिए एक तो मैं आपको शेयर कर दूंगा, कोटा ओपन यूनिवर्सिटी के नोट्स के कुछ पेज हैं। ये किस लिए? मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें से क्वेश्चन आएंगे, ये इसलिए कि ये जो राजस्थान में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के विभिन्न चरण हैं इसको आप ठीक से समझ सकते हैं। इनको राजस्थान का गठन हुआ, गठन होते ही कौन सी पार्टियां यहाँ पे थी, राजस्थान में राज्य राजनीति कैसी थी। जैसे मेरे से इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान के जो दल हैं उनमें, भारतीय दलों में और दक्षिण भारत के जो दल हैं उनमें आप किस प्रकार का वैचारिक अंतर पाते हैं, क्या कारण है कि यहाँ पे क्षेत्रीय दलों का उदय नहीं हुआ। तो ये अगर आप एक फ्लो में देखते हैं शुरू से लेकर वर्तमान तक कौन कौन से दल आए, मुख्यमंत्री किस प्रकार से परिवर्तन हुए, और दूसरी बात एक मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि आप इन्हें राजस्थान की जो राजनीति है उसको सेंटर के साथ में कोरिलेट कर लें, क्योंकि जब तक केंद्र में सरकार कांग्रेस की थी तब से लेकर राजस्थान में अलग प्रकार की राजनीति रही। जैसे जैसे केंद्र में सरकार बदली, जनता पार्टी की सरकार आई, राजस्थान में उसका प्रभाव दिखाई दिया, फिर से वापस केंद्र में सरकार बदली, फिर से यहाँ पे प्रभाव दिखाई दिया। ये चीज़ें यहाँ पे भी प्रभाव डाल रही थी। केंद्र के अंदर ओबीसी का, मंडल का मुद्दा आया, राम मंदिर का मुद्दा आया, राजस्थान की राजनीति पे भी इसका प्रभाव पड़ा। इसके अलावा राजस्थान की राजनीति के कुछ विशेष टर्म्स है, जैसे यहाँ पे राजा जो थे, प्रिवी पर्स का मामला था, जमींदारी प्रथा यहाँ पे चल रही थी, जैसे शुरू में राम राज्य पार्टी, स्वतंत्र दल का यहाँ पे उभार होना, ये सब चीज़ें किससे जुड़ी हुई थी, राजस्थान की विशेष परिस्थितियों से जुड़ी हुई थी। तो इनके लिए आप पहले मुख्यमंत्री से लेकर वर्तमान के मुख्यमंत्री तक कैसे शासन में परिवर्तन आया, इन चीज़ों को देखते हुए चलेंगे तो एक दृष्टिकोण बन जाएगा। उसके बाद में चाहे आप इसमें वो बात जो क्वेश्चन में आ रही है वो भले ही न लिखी हुई हो, लेकिन आप उसे आराम से पकड़ सकते हैं। जैसे पिछली बार क्वेश्चन आया था मुख्यमंत्रियों के चरण के संबंध में कि कौन सा मुख्यमंत्री पहले था या 3 बार मुख्यमंत्री कौन सा रहा था। तो अगर आपने इस व्यवस्था को ठीक से समझ रखा है कि मुख्यमंत्रियों का परिवर्तन क्यों किया गया था, क्योंकि हर मुख्यमंत्री के बदलने के पीछे मोहनलाल सुखाड़िया जी बहुत लंबे टाइम तक रहे थे, जयनारायण व्यास के हारने के पीछे कारण था, मोहनलाल सुखाड़िया जी के हटाए जाने के पीछे कारण था, क्योंकि केंद्र में राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी वाली कहानी होती है, इंदिरा गांधी जी है वो सिंडिकेट वाला मामला होता है, और उसके बाद में उसका प्रभाव राजस्थान की राजनीति पर दिखाई देता है। तो अगर आप ऐसे जोड़ के इन चीज़ों को तैयार कर लेंगे तो फैक्ट से कोई मतलब नहीं रहता, फिर आपको चीज़ें अपने आप याद रह जाएगी। तो आप इसको थोड़ा ठीक अलग तरीके से तैयार कर लें। कोटा ओपन यूनिवर्सिटी के नोट्स सारा ले सकते हैं, मैं आपको कुछ पेजेज शेयर कर दूंगा। इसके अलावा पनोरमा की बुक से, लक्ष्य की गाइड से आपको कुछ फैक्ट्स इसमें मिल जाएंगे। इसके लिए बेयर एक्ट और हमारा संविधान आपके लिए पर्याप्त है। राजनीतिक प्रक्रिया के लिए कुछ करंट इश्यूज़ का आप सहारा लें। इसके अलावा जो RS आडा सर की पुस्तक है, गाइड जो है, सॉरी वो गाइड है एक, तो उसमें भी आपको मिल जाएंगी ये चीज़ें। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांत और अवधारणाएं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और भारतीय विदेश नीति, IR वाले मामले में किसका सहारा ले,
जो इसके बेसिक टर्म्स हैं, सैद्धांतिक जो पक्ष है, उसके लिए आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सैद्धांतिक पक्ष महेंद्र कुमार नंदलाल सर की पुस्तक आती है, उससे कर लें आप। इसमें आपको ये सब चीज़ें मिल जाएगी, इन सब के बारे में मिल जाएगा। अब इसमें भी एक नई चीज़, बहुसंस्कृतिवाद, पहचान की राजनीति, क्षेत्रवाद, हरित राजनीति, इतिहास का अंत, एंड ऑफ हिस्ट्री वाले, ये टॉपिक आपको इन पुस्तकों में नहीं मिलेंगे। ये चीज़ें जुड़ी हुई है कहीं ना कहीं राजनीतिक सिद्धांतों से। इतिहास का अंत, हरित राजनीति, एनवायरनमेंट वाला इशू। अब इसमें तो क्या है कि जो कोप सम्मेलन जो हो रहे हैं, इसके अलावा उत्तर दक्षिण का जो मुद्दा इससे जुड़ा हुआ है, उत्तर के जो देश हैं, जो विकसित देश हैं, वो कहीं ना कहीं विकास कर चुके हैं, और पर्यावरण का अति दोहन हुआ है, उसमें उन लोगों का रोल तो ज़्यादा है, लेकिन अब वो चाहते हैं कि पर्यावरण के सुधार के मामले में दक्षिण के जो देश हैं, पिछड़े हुए जो देश हैं, उन पे दबाव बनाया जाए। तो ये मुद्दा IR से जुड़ा हुआ है, लेकिन आपको वर्तमान से जो करंट इश्यूज हैं उनके साथ में इंटरकनेक्ट करके देखना है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन वहाँ से भी आ सकता है, कोप से भी आ सकता है। ये चीज़ें आपको जो नरेश दादीज सर की पुस्तक है उसमें मिल जाएगी। इसके अलावा आपको इसके नोट्स भी मिल सकते हैं आराम से। बहुसंस्कृतिवाद, पहचान की राजनीति, क्षेत्रवाद, हरित राजनीति, इतिहास का अंत, इसके अलावा ये चीज़ें आपको मिल जाएगी इसमें। ये भी वैसे करंट का है। निशस्त्रीकरण, निरस्त्रीकरण और शस्त्र नियंत्रण, इनमें भी आपको करंट के क्वेश्चन दिखाई देंगे। मैं फिर से कह रहा हूं कि आप करंट इश्यूज जो हैं उन पे ठीक पकड़ रखें। अब शस्त्र नियंत्रण के संबंध में वर्तमान में रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है। अमेरिका और रूस के बीच में जो हथियारों से संबंधित संधियां हुई थी, जिनका अभी नवीनीकरण होना था, वो नहीं हो पाई। किससे जुड़ा हुआ है मामला? इससे जुड़ा हुआ है, निरस्त्रीकरण से जुड़ा हुआ है। उत्तरी कोरिया द्वारा अभी हाल ही में पीछे परमाणु परीक्षण किए गए, इसी से जुड़ा हुआ था। अमेरिका और ईरान का मुद्दा, ये कहा जा रहा है कि वो यूरेनियम का संवर्धन कर रहे हैं। करंट के इश्यूज है, लेकिन इससे जुड़े हुए हैं। तो ये चीज़ें क्या है, करंट से आप जोड़ के देखें, करंट का साथ में अध्ययन करें, समसामयिकी का अध्ययन करें, आराम से ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ये बेसिक्स आपको इसमें मिल जाएंगे। भारत की जो विदेश नीति है उसके संबंध में आपको RS यादव सर की पुस्तक मिल जाएगी, क्योंकि ये दोनों पोर्शन के लिए मैंने पुस्तक लिखी है। तो भारतीय विदेश नीति आपको यहाँ पढ़नी है। इसमें भारत और इसके पड़ोसी देश, ये आप RS यादव सर की पुस्तक से पढ़ सकते हैं। ये जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और भारतीय विदेश नीति वाला पोर्शन जो है, ये पूरा का पूरा आपको कहाँ से तैयार करना है? करंट इश्यूज से। मैं फिर से कह रहा हूँ कि इस पे आप पूर्णतः करंट इश्यूज पे ध्यान दें, आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे ये शीत युद्ध और द्विध्रुवीयता वाले मुद्दे तो आपको मिल जाएंगे, अन्य पुस्तकों में भी मिल जाएंगे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन, शीत युद्ध की समाप्ति, विश्व व्यवस्था का पुनरीक्षण। अब संयुक्त राष्ट्र से संबंधित मुद्दे वर्तमान से संबंधित रहेंगे। ये संगठन जो है, इनसे संबंधित मुद्दे करंट इश्यूज से संबंधित रहेंगे। सार्क के वर्तमान सम्मेलन, यूरोपीय यूनियन, एल्बा, आसियान, अफ्रीकी संघ, ओपेक, ब्रिक्स, बिमेस्टेक, G20 हालिया अभी, क्योंकि भारत द्वारा नेतृत्व किया जा रहा है। तो ये चीज़ें बिल्कुल करंट से आपको तैयार करनी है। समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, क्योंकि अमेरिकी वर्चस्व की प्रकृति में परिवर्तन आ रहा है। कभी अमेरिकी वर्चस्व जो आर्थिक था, वर्तमान में डॉलर जो है उसके खिलाफ ये प्रयास किया जा रहा है ब्रिक्स देशों द्वारा कि एक साझी मुद्रा को अपनाया जाए। ये किससे जुड़ा हुआ है? इसी से जुड़ा हुआ है। अमेरिका की जो आंतरिक स्थितियां वर्तमान में बनी हुई है, जिसके कारण अमेरिका जो है वो बाह्य क्षेत्र दृष्टि से कमजोर हो रहा है। जैसे क्वाड देशों के सम्मेलन में अभी अमेरिका भाग नहीं ले पाया। क्यों? क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर है। तो ये अमेरिकी वर्चस्व के सामने नवीन चुनौतियां हैं। तो आप इसको करंट से जोड़ें। नाभिकीय प्रसार और निरस्त्रीकरण, ये दो जगह आ गया। इसमें भी नई चीज़ें, जैसे अमेरिका ईरान का जो मुद्दा था, ये सब चीज़ें। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मानवाधिकार का मुद्दा, अगर कोई करंट की घटना होती है तो उससे आप इसे कोरिलेट करें। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की राजनीतिक अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी की जो रिलेशन है उससे, ब्रेटन वुड्स, विश्व व्यापार संगठन, ये सब चीज़ें आपको फिर से करंट से तैयार करनी है। दक्षिण दक्षिण सहयोग, पर्यावरण संबंधी मुद्दे, ये भी करंट इश्यूज से मिलेंगे। भारत के अन्य देशों के साथ में संबंध, जो इसके जो दृष्टिकोण वाला पार्ट है, जो अपने कहें कि सैद्धांतिक पक्ष है भारतीय विदेश नीति की जो आधारभूत चीज़ें, वो तो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। लेकिन आपको इसमें अपडेट करना क्या पड़ेगा?
आपको इसमें अपडेट वही करना पड़ेगा फिर से, करंट इश्यूज। तो करंट इश्यूज आप कहाँ से कर सकते हैं? जो मेरा अनुभव है करंट इश्यूज के संबंध में, मैंने जहाँ से तैयार किया, एक तो आप ले सकते हैं विजन आईएएस जो है, उसकी आती है पीटी या मेंस 365। पीटी या मेंस 365 आती है वर्ष में एक बार। और इसका जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और भारतीय संविधान वाला पोर्शन जो आता है वो आप ले सकते हैं। आपकी ये सब चीज़ें और साथ में भारतीय संविधान और भारतीय राजनीतिक व्यवस्था वाला जो ये है, भारतीय राजनीति की प्रक्रियाएं और गतिशीलताएं वाला, भारतीय संविधान और राजनीतिक संस्थाओं में नए परिवर्तन किस प्रकार से आ रहे हैं, ये सब चीज़ें आपको करंट में मिल जाएगी, इसमें मिल जाएगी। इसके दो पोर्शन आपको लेने हैं, एक तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति वाला और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों वाला, और एक दूसरा भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था वाला। यहाँ से आप कवर कर सकते हैं। दृष्टि या विजन आईएएस की ले लें, विजन आईएएस की ज़्यादा बेहतर है, विजन आईएएस की आप ले लें। और इसके साथ में आप ध्यान दें किस पे, करंट इश्यूज़ पे। करंट इश्यूज़ पे ध्यान दें, आप अखबारों का नियमित अध्ययन करें और उसके अंदर जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और भारतीय राजनीति से संबंधित जो चर्चित मुद्दे हैं उनका आप अध्ययन करें, क्योंकि संभावनाएं रहती है कि कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ को कोरिलेट करते हुए क्वेश्चन बनाए जाते हैं वर्तमान में, तो आप उनका निरंतर अध्ययन करें। इसके साथ में मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मैं करंट इश्यूज़ से संबंधित जो भी डायमेंशन है जो अखबारों में चर्चा में रहते हैं, उनके न केवल अखबार की कटिंग्स, उसके संबंध में विभिन्न आयाम क्या क्या हैं उससे जुड़े हुए, वो सभी मैं साझा कर रहा हूँ, तो वहाँ पे भी आप जुड़ सकते हैं। और इसके अलावा इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। कुछ बेसिक्स बातें, पहला, ये जो पुस्तकें मेरे द्वारा बताई गई है, वैसे तो अपने आप में कोई भी पुस्तकें परिपूर्ण नहीं होती। इसके अलावा एक बात कि यदि आप गाइड लेना चाहते हैं तो एक गाइड के रूप में, सहायक के रूप में आर एस आडा सर की जो गाइड आ रही है वो ठीक है, अच्छी है। वैसे तो जैसे नाम लेते हैं उनका तो वो ये बात आती है कि कहीं ना कहीं वो विवादित रही है पुस्तक, लेकिन हमें उसके विवादित होने से मतलब नहीं है, हमें उसके मैटर से मतलब है, उसमें लिखा क्या गया है। तो उनके द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है उसके अंदर कुछ भी हो, लेकिन उसके अंदर जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ हैं उनको बहुत ठीक तरीके से प्रेजेंट किया गया है। जितनी मेहनत आपको अन्य चीज़ें तैयार करने में मिलती है, लगती है, और दूसरी बात कि इंग्लिश की जो अच्छी किताबें हैं उनके अंदर तो वो चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन हिंदी की किताबों में उतनी अच्छी चीज़ें नहीं मिलती और विशेषकर अपडेटेड नहीं मिलती। पुस्तकें जो है वो पुरानी है। जैसे आर एस यादव सर की पुस्तक है भारतीय विदेश नीति पे, लेकिन वर्तमान के जो परिवर्तन है वो आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे। इसके अलावा भारतीय जो विभिन्न राजनीति के सैद्धांतिक दृष्टिकोण हैं, बहुसंस्कृतिवाद हैं, इनके जो मुद्दे हैं, युद्धों की प्रकृति में किस प्रकार का परिवर्तन हो रहा है, ये जो मुद्दे हैं ये आपको इन किताबों में नहीं मिलेंगे। तो उसके लिए आप आर एस आडा सर की गाइड का ज़रूर हेल्प ले सकते हैं, अच्छी पुस्तक है वो, उसमें कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ को ठीक से प्रेजेंट किया गया और फैक्ट भी अच्छे दिए गए हैं, तो आप उसकी हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा जो अन्य टॉपिक बचते हैं उनके लिए आप गूगल कर सकते हैं, और इनकी जो संस्थाएं हैं जैसे सार्क, तो सार्क संस्था की खुद को आप गूगल करें, यूरोपियन यूनियन को खुद को गूगल करें, उसके संबंध में जो आंकड़े हैं वो तैयार कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है बजाय आप अन्य रिसोर्सेज के पीछे भागें। तीसरी बात सबसे महत्वपूर्ण, नोट्स बनाएं या न बनाएं, मेरा ये मानना है कि जब तक आप ठीक तरीके से एक बार रिसोर्सेज को नहीं पढ़ लें, अपना सिलेबस पूरा नहीं कर लें, तब तक आप नोट्स के पीछे न भागें। नोट्स तभी तैयार करें जब आप एक बार सिलेबस को ठीक से पढ़ लेते हैं, किताबों को 2-3 बार पढ़ लेते हैं, तब जाके नोट्स तैयार करें। नहीं तो आप पहली बार में नोट्स बनाने लगेंगे तो वो किताबों जैसे ही नोट्स हो जाएंगे, आपके कोई काम नहीं आने वाले। नोट्स होते हैं अंतिम समय के लिए, तो नोट्स आप लास्ट में बनाएं। हाँ, अगर बाहर से आप रिसोर्सेज से किसी से हेल्प ले रहे हैं, आप गूगल कर रहे हैं, आप किसी बाहर के रिसोर्सेज को खुद के नोट जो पुस्तकें उनमें ऐड करना चाहते हैं तो उसे आप साथ साथ ऐड कर सकते हैं, अन्यथा आप नोट्स के पीछे शुरू में मत भागें। करंट अफेयर्स को बिल्कुल नहीं छोड़ें। अंतिम बात, कोचिंग की अनिवार्य नहीं है, वैकल्पिक है,
आप घर बैठ के इन रिसोर्सेज से तैयारी कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप इनको ठीक से पढ़ पाते हैं और इसमें आवश्यकता की चीज़ें ऐड कर पाते हैं या नहीं। पूर्ण कोई भी किताब आपको नहीं मिलेगी और न ही आपको ऐसी किसी किताब की आवश्यकता है जो सभी चीज़ों को कवर करें। आपको आवश्यकता है इन चीज़ों को आप बेसिक क्लियर करें और उसमें चीज़ें ऐड करें। जैसे ही आप इनको तैयार करेंगे तो आप अपने आप समझ जाएंगे कि क्या चीज़ें ऐड करने की आवश्यकता है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण, चौथी सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि पुराने पेपर निकालें। पुराने पेपर निकालें, उनका अध्ययन करें। जो भी टॉपिक आप तैयार कर रहे हैं उस टॉपिक के पुराने पेपर जो हैं उनको आप देखें। कौन से? जो असिस्टेंट प्रोफेसर के पीछे के पेपर हुए हैं। प्रत्येक टॉपिक जब भी आप तैयार करते हैं तो पुराने पेपर में से देखें कि उसमें से टॉपिक वाइज कौन से क्वेश्चन बने हैं। क्या फ़ायदा होगा? आपको पता चलेगा कि किस डेप्थ में पढ़ना है और आरपीएससी किस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो पूछ रही है, तो वो आप ज़रूर करें। पुराने पेपर के अलावा एक यूथ पब्लिकेशन की ओल्ड पेपर की आ रही है, सॉल्व्ड पेपर की आ रही है, तो वो आप ले सकते हैं। यूथ पब्लिकेशन की बुक आ रही है। ओल्ड पेपर आ रहे हैं इसमें। जो भी नेट के एग्ज़ाम वगैरह के ओल्ड पेपर हैं, जो भी आप पोर्शन तैयार कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप ब्रेटन वुड्स से विश्व व्यापार संगठन इनके संबंध में बात कर रहे हैं या फिर आप निशस्त्रीकरण पढ़ रहे हैं, तो निशस्त्रीकरण जैसे ही आपने पढ़ा, तैयार किया, तो एक बार पढ़ने से पहले या बाद में आप इन ओल्ड पेपर में जाके ये देखें कि इससे संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार के बन रहे हैं। और इसका एक ये भी फायदा है कि इसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए गए हैं। जैसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अलग दे दिए, भारत की विदेश नीति से संबंधित अलग दे दिए, तो आप उनका अध्ययन करें। इससे आपको पता चलेगा कि किस डेप्थ में पढ़ना है। मेरा स्वयं का अनुभव जो है वो यही है। मैंने इन पुस्तकों से ये अध्ययन किया था और इन पुस्तकों को प्लस मैंने बाहर के रिसोर्सेज काफ़ी ऐड किए थे और मेरा इस करंट अफेयर्स पे बहुत अच्छी पकड़ थी आरएस की तैयारी की वजह से। और ये चीज़ें क्योंकि कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ के साथ में कनेक्ट करके पूछी जाती है, तो आप करंट अफेयर्स के साथ में ठीक से जुड़े रहें। उनको जो भी चीज़ें उनको कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ के साथ में कनेक्ट करें। क्वेश्चन आपको वैसे ही देखने को मिलेंगे। इसके अलावा टर्म्स जो विशेष है, शब्दावली जो विशेष है, उस पर पकड़ बनाएं। वहीं से क्वेश्चन मैच करने वाले वगैरह बनाए जाते हैं। अंतिम बात, मेरा अनुभव ये था कि मेरे द्वारा किसी प्रकार की कोचिंग नहीं की गई थी, क्योंकि मैं पहले से राज्य की सेवा में था, तो मेरे पास में इतना समय नहीं था कि मैं किसी समय निकाल कर किसी विशेष कोचिंग को ज्वाइन करूं। तो मेरा अनुभव ये है कि अनिवार्य नहीं है कि आप कोचिंग ज्वाइन ही करें। आप घर बैठ के आराम से तैयारी कर सकते हैं। धैर्य बना के रखें, इन रिसोर्सेज को ही बार बार पढ़ें, अनावश्यक किताबों का ढेर न लगाएं। प्रमाणिक पुस्तकें हैं, इनका बार बार अध्ययन करें, अधिक उपयुक्त रहेगा। धन्यवाद।